से क्लास 10 की तैयारी करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। मेरे भाई आज के वीडियो में बड़ा ही ज़बरदस्त कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आपको। और आज के वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का, जो कि आप यहां देख रहे हैं ना, त्रिभुज, इस त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली तीसरा यानी प्रश्नावली 6.3 जो कि आपके बुक का प्रश्नावली है, उसका पार्ट 1 वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को फुल डिटेलिंग करके पूरे डिटेल से आपके सामने लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो में आप बने रहिएगा और केवल सवाल ही नहीं आप जानिएगा, सवाल के साथ साथ उन सवालों को कैसे करना है पहले उस पर हम चर्चा करेंगे, सारे डिटेल को समझाएंगे। ये चैप्टर सिमिलरिटी पर आधारित है यानी समरूपता पर आधारित है। तो समरूपता के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कसौटियाँ होती हैं, पहले उनको एक एक करके हम समझेंगे, फिर चैप्टर में आएंगे। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन का बड़ा ही महत्व है जीवन में मेरे भाई। तो आइए आपको 4 लाइन मोटिवेशन का मैं कोट करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, तब होती है जब आप वापस उठने से इनकार कर देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब आप खुद को हारा हुआ महसूस नहीं कर लें। जब आप खुद उठेंगे और खुद अपने काम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता और हार भी नहीं सकते। तो गिरने से पराजय नहीं होता, जब आप उठने से इनकार कर देते हैं तब पराजय होता है। आइए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये आपके सामने रहा। सेशन शुरू करने से पहले आज के लिए जो आपको जो आधारभूत बेसिक चीज़ें समझनी है मैथ्स बनाने के लिए, जो इस चैप्टर के लिए बेसिक चीज़ें हैं, उनको समझते हैं। तो हमने आपसे कहा है कि आपको जो समरूपता की जो कसौटियाँ हैं, जो सिमिलरिटी की जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 6.3, यह भी उन्हीं कसौटियों में से एक है। लिखता क्या है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। कोई भी दो त्रिभुज आप ले लीजिए, कोई भी दो त्रिभुज, अब कोई दो त्रिभुज आप ले लिए तो कह रहा है कि उनके संगत कोण यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो। अगर ऐसा है तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं ना, वह अनुपातिक होती है। क्या होती है? अनुपातिक होती है। इनका अनुपात सेम होगा, ये कह रहा है। ये पहला रूल कह रहा है थ्योरम 6.3 का। दूसरे नंबर में समरूपता के कसौटी में कहा जा रहा है कि यहाँ ए का मतलब है एंगल, एंगल यानी कोण। ए का मतलब है एंगल, मतलब कोण, जिसको हिंदी में कोण का आप समरूपता कसौटी कह सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुज का जो कोण योग गुणधर्म के कारण है उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। अब यहाँ चीज़ों को समझिएगा जरा। यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पर हम दो त्रिभुज खींच लेते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कोई भी दो कोण, ये कोण और ये कोण, यदि दोनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार, यानी योग गुणधर्म क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यदि मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। तो 8 7 15 यह 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 8 80 और 70 150, तो 180 होने के लिए 30 की आवश्यकता है, तो ये 30 होगी। अगर ये भी ऐसे ही है, यहाँ 70 है यहाँ 80 है, तो गारंटी है कि योग गुणधर्म के अनुसार ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। इस तरीके से सारे के सारे एंगल से एंगल क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर हैं। तो ये कहते, इस तरीके से यदि तीनों का तीनों एंगल से यदि बराबर हो जाए तो ये कसौटी का उपयोग करते हैं हम। एंगल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे में मेरे भाई कहता है समरूपता की ए कसौटी। कौन सी कसौटी? ए कसौटी, यानी ए का नॉर्म्स जो है उस पर आपको समझना है। देखिएगा, यह कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दोनों कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होता है। कोई भी दो कोण, जैसे हमने पिछला सवाल जो किया है कुछ उसी पर आधारित है। ये त्रिभुज रहा, ये त्रिभुज रहा। कहता है कि कोई भी दो कोण अगर ये और ये बराबर हो जाएं
ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब है ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा है कि यदि दो कोई भी कोण इसके बराबर हो तो तीसरा कोण त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार भी बराबर हो जाता है। तो वो वाला नियम अगर यहाँ आप सोचें तो यहाँ भी सोचने पर मेरे भाई, अगर ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के अनुसार बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, और बराबर होगा तो ये ए की कसौटी से, तो इसे ही कहते हैं ए की कसौटी से ये क्या है, समरूप है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होती है। तो इस तरीके को कहते हैं एस की कसौटी। यह थ्योरम नंबर 6.4 है। आप किताब जरूर रखिएगा अपने पास, किताब रखिए, कॉपी रखिए, चीज़ों को लिखते चलिए और मेरे साउंड पे यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एकदम मतलब अच्छे से यदि सुनते हैं आप तो कहानियों की तरह चीज़ों को समझते चले जाएंगे। और यदि आपको समझ नहीं आए तो फिर से पीछे करने का देता है ना, यूट्यूब में सब देता है, पीछे करने का जो उसका फीचर है वो है आपके पास में, आप आराम से पीछे जाइए, करिए उसको और देखिए। अब समझिएगा, तो एस की कसौटी के अनुसार जो कहता है वो हमने बताया। अब यहाँ समझिए, अगर ये दो त्रिभुज हमने खींच लिया मेरे भाई, यहाँ पर दो त्रिभुज हमने खींच लिया, ये भुजा इस भुजा से समानुपातिक है, ये भुजा इस भुजा से समानुपातिक है और ये भुजा इसके। अगर ये तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती हों, तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हों, तो इनके अंतर्गत बने हुए कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो सकते हैं, है कि नहीं, होता ही है। तो देखिएगा, तो इस तरीके से अगर देखें हम तो ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसे कहा जाता है एस की कसौटी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आएगा काहे नहीं, जब पढ़िएगा और चीज़ों में ध्यान लगाइएगा तो आइबे करेगा। तो इसलिए खूब बढ़िया से, खूब नीमन से पढ़ना है और 10th में एक अच्छा नंबर लाना है आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और कंसेप्ट दिया गया है मेरे भाई। अब यह कंसेप्ट समझ लेना है, एक बाद है चैप्टर। तो कंसेप्ट देखिए, कह रहा है कि थ्योरम 6.5 है, किताबों में देखते रहिए। कह रहा है कि समरूपता की एस कसौटी, यानी समरूपता का जो साइड एंगल, साइड, यहाँ एस का फॉर्म क्या है, साइड से, और साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। साइड का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। तो एस यानी साइड एंगल, साइड से। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चीज़वा समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर दो त्रिभुज खींच दिए हम। अभी दोनों त्रिभुज खींचने के बाद में अगर कह रहा है कि कोनो ई वाला, अगर ई एंगल से क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ई एंगल को अंतर्गत यानी बीच में करने वाला दोनों जो यहाँ भुजा दिया गया है, इस एंगल को करने वाला दोनों जो भुजा दिया गया है, अगर ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक हो, ये इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या हो, समानुपाती हो। यदि दोनों का अनुपात समानुपातिक है तब इस स्थिति में क्या होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरीके से साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, तो इस कसौटी को हम साइड एंगल साइड कसौटी कहते हैं। और इस तरीके से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक आपको सारे हमने बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो शेयर का बटन नीचे दिया गया है, तुरंत कुछ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि लोगों तक वीडियो भी पहुंचेगा, हमें भी इनकरेजमेंट मिलेगी और आपको भी देख के संतुष्टि मिलेगी कि चलिए वीडियो देखा, कुछ सीखा, तो थोड़ी सी हेल्प बनती है। क्या करना, शेयर करना, और लाइक तो आप कर ही दिए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले अब क्वेश्चन की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 6.3 का। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6.3 दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको। चलिए, अब क्या कह रहा है सवाल
कि बताइए कि आकृति 6.34, आकृति 6.34 यही सब है। किताब आपके पास में होगा, आपको वहाँ से चीज़ें दिख रही और समझ रही होंगी, समझ में आ रही होगी। देखिएगा अब 6.34 में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। आपको बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। और समरूपता की कसौटी भी लिखना है आपको कि कौन से कसौटी के अनुसार, किस नियम के अनुसार, अभी हमने आपको बहुत सारा कसौटी पढ़ाया, उन सभी के अनुसार में किसका प्रयोग करके यह जो है समरूप होगा, ये बात आपको बताना है। साथ साथ समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप को भी लिखना है। क्लियर। अब सांकेतिक रूप को कैसे लिखते हैं हमने पीछे के क्लासेज में कराया है, लेकिन फिर भी इन सवालों को बताते हुए मैं उसे भी बता दूंगा। आइए अब जरा यहाँ देख लेते हैं। ये पहला सवाल है मेरे भाई, क्या है यह? पहला सवाल है। तो पहला सवाल है, यहाँ कहता है कि ए बी और सी है, क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। अब यहाँ देखिए ई है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, यहाँ भी है 60 डिग्री, यहाँ है 80 डिग्री, यहाँ भी है 80 डिग्री, यहाँ है 40 डिग्री, यहाँ भी है 40 डिग्री। तो दोनों त्रिभुजों में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी ए, दोनों 60-60 है, क्यू पी ए। फिर लिखेंगे एंगल इस बी के लिए ए बी सी सी बराबर एंगल इस क्यू के लिए 80-80 है दोनों, पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर लिखेंगे एंगल, ये एंगल का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है तो आप दे सकते हैं। फिर लिखेंगे एंगल, अब ये सी वाला एंगल के पास आते हैं, यहाँ वाला, दोनों 40-40 है, ए सी बी, ए सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि एंगल एंगल के बराबर है, एंगल एंगल के बराबर है, एंगल एंगल के बराबर है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। छोड़िए, छोटा हो नहीं रहा है तो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला सब बराबर है। तो जब एंगल एंगल एंगल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 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 के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, इस तरीके से लिखते चलना है और यही बनाना भी आपको परीक्षा में। एंगल 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 के समरूपता कसौटी से, काय कह रहा है कि समरूपता कसौटी को भी लिखना है आपको। तो अब यहाँ पे आप सीख लीजिए, यहाँ पे सीख लीजिए कि कैसे समरूप त्रिभुजों को कैसे हम लोग सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं, वो सीख लीजिए। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल और यहाँ पे है 60 डिग्री एंगल। यदि ए पहले रखते हैं तो पी भी हमको पहले रखना होगा, तो ए, फिर हम 80 डिग्री एंगल वाले के तरफ लिखते हैं बी, फिर हम सी लिखते हैं। अगर हम ए बी सी लिखते हैं तो यदि 80 यहाँ पर रहता है तो 80 वाले एंगल पे हम पहले जाते, जिस समय हम इधर 80 वाले पर जाते उस समय इधर भी 80 वाले एंगल पे जाते। तो यहाँ पर अब थोड़ा इसको हम साफ करके आपको बताने का प्रयास, देखिएगा यहाँ ए वाला जो कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है 60, अब पी वाला 60। तो ए हम इधर लिखे हैं, समरूप लगाएंगे तो पहले ए है, पहले क्या है ए है, तो ए के जगह पर 60 है तो इधर 60 वाला पहले लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे पी। फिर इधर बी, बी के सामने क्या है 80 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे इसका भी 80 डिग्री वाला क्यू। और यहाँ पर जो यहाँ पर सी है, अंतिम बच गया सी, तो सी 40 तो यहाँ आर 40, तो यहाँ पर सी अंतिम है, यहाँ आर अंतिम है। तो इस तरीके से ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, और ये आपका आंसर रहा। तो ये 1 नंबर सवाल कुछ इस तरीके से हमने कर लिया।
बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट था और पहला सवाल था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डीप समझा के हमने बताया है। काहे कि ये जब सवाल बना लिए तो इसके बाद वाला सवाल भी आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में और इस 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर भुजा दिया गया है 2, यहाँ दिया गया है 3, दिख रहा है आपको, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2.5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5 दिया गया है। तो आप अगर खूब बढ़िया से देखें तो ये 2.5 जो है, अढ़ाई जो है, इसका दुगुना है 5 है। ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 के दुगुना है 4 दिख रहा है, और ये 3 के दुगुना है का 6। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए त्रिभुज का जो चैप्टर है ना, वो आँखों का भी खेल है। आपको जितना ज़्यादा विजिबिलिटी अपनी आँखों से आप क्लियर रखिएगा चीज़ों को देखने के लिए, उतना ही अच्छे से आप सवाल को कर पाइएगा और पकड़ पाइएगा कि कैसे, किस स्टेप के बाद हमें क्या करना है। तो हमें इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा, दूसरा नंबर इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा, तो AB क्या है, AB लिखना होगा त्रिभुज। अच्छा, आप शुरू में त्रिभुज का कैसे भी नाम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस समय आप समरूप का चिन्ह देंगे उस समय त्रिभुज के नाम लिखने में आपको सावधानी बरतनी है। आइए यहाँ पर है त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, क्लियर। AB कितना, AB बटा, अब AB किस यहाँ पर है, QR, AB बटा QR बराबर, अब ये AB बटा QR है, हो गया। तो क्या अच्छा, AB बटा QR, AB कितना मान दिया गया है 2 और QR का मान कितना है 4, कट के ये आएगा 1/2, क्लियर। फिर आगे चलते हैं BC बटा, अब BC के बाद RP, BC कितना है मेरे भाई 2.5 और RP कितना है 5, जब कटाइएगा तो ई हो आएगा 1/2 आया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब CA क्या, CA बटा PQ बराबर, अब CA बटा PQ, CA कितना है 3 और PQ कितना है 6, कटाइएगा तो ई हो 1/2 आएगा। अब देखिए हर जगह अनुपात 1/2 1/2 1/2 के रूप में है कि नहीं है, बताइए आप ही, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि AB बटा QR बराबर BC बटा RP बराबर CA बटा PQ, CA बटा PQ, ये बात तो हम कह सकते हैं। और तीनों समानुपातिक हैं, क्योंकि तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको, खूब बढ़िया से दिख रहा होगा। अब और अच्छा से दिखेगा, देखिए हम इंडिकेटे कर दिए इसको, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं घेरिएगा, हम समझाते समझाते कुछ चीज़ें लगाते चल रहे हैं, उन चीज़ों का आपको नहीं लगाना है, आपको केवल डाटा लिखनी है और प्रोसेस करना है। अब समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या देखें कि साइड से साइड का अनुपात है, साइड से साइड का अनुपात है, यहाँ एंगल का खेला ही नहीं है। जब एंगल का खेला नहीं है, सब साइड 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 है, तो कसौटी कौन सा उपयोग होगा बताइए, तो लिखेंगे समरूपता के S कसौटी से, समरूपता के S कसौटी से अगर आएंगे तो हम अब इसका नाम लिखेंगे कि त्रिभुज। यही बस नाम लिखने में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ नाम सही नहीं लिखा तो आपका लास्ट में जाते जाते 1 नंबर कट ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपने सही नाम नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर यह AB है, क्या है AB है,
और यह क्या है, क्यू आर है। तो हम ए से शुरू करेंगे तो यहाँ क्यू से शुरू करना पड़ेगा। किससे शुरू करना पड़ेगा, क्यू से, क्योंकि हम 2 वाले के बाद में 5 वाले 2.5 वाले की तरफ चले हैं, तो हमें 4 वाले के बाद में 5 वाले की तरफ चलना होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। फिर 5 से हमने यहाँ पर 2.5 से फिर 3 गया है, तो 5 से आपको 6 की तरफ आना होगा। ठीक है, तो अगर हम नाम ऐसे लिख रहे हैं QRP, तो यहाँ भी ABC नाम लिखना होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC प्रोपोर्शनल समरूप होगा किसके, QRP के, त्रिभुज QRP के। अब ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए, लिखना कोई भारी है, बिल्कुल आसान है, खाली आपको कंसेप्टवा समझना है। जहाँ कंसेप्ट आप समझ गए वहीं पे आपसे सवाल बन गया। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा ये सब चीज़ें समझ के, जान के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं इसका। यहाँ देखिए, अब ये देखिए सवाल 3 है 4 है, इसके बाद भी इसके सवाल है, शायद 6 सवाल हैं इसमें। हाँ 6 सवाल हैं, तो 3 है और 4 है। अब ये देखिए यहाँ पर भी सभी भुजाओं का खेल है। देखिए यहाँ पर सभी क्या हैं, भुजाएं दिख रही हैं आपको। देखिए यहाँ पर भुजा 2.7, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। क्लियर। अब खूब ध्यान से देखिए, ये 2 से तो ये 4 दुगुना है, ये 3 से ही 6 दुगुना है, लेकिन 5 और 2.7 का कोई अनुपात मेल नहीं खा रहा है इन दोनों के अनुपात से। क्लियर। तो आपको देखिए कि समझ में आ गया कि समरूप नहीं है, लेकिन ऑन पेपर हम तो जाके किसी एग्जामिनर को बताने वाले नहीं हैं। वहाँ पर बैठ के हमारा वो पेपर चेक करेगा, तो ऑन पेपर कैसे बनाइएगा। तो जैसे हम पीछे बनाते आए हैं उसी तरीके से इसे भी आप ऑन पेपर बनाइएगा। वहाँ पर जो आपको समय मिलता है बनाने का, और सवाल अगर ये आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइए सिखाते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाए तो गए, परेशान नहीं होना है, खूब प्रेम से मैथ समझना है। और इसका कंसेप्ट, त्रिभुज ऐसा चैप्टर है ना कि यदि आप कंसेप्ट नहीं समझे और आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर भूलना तय है। सभी लोग भूलते हैं, हम लोग भी भूल गए थे, बिना प्रैक्टिस का थोड़ी ही कर पाएंगे। आइए अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, कोई यहाँ पर जैसे मन करे वैसे नाम लिख लीजिए। त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, DEF में। क्लियर। अभी हम 2 के बाद किधर चलेंगे, 3 की तरफ। 3 से इधर आएंगे तो जो अनुपातिक हमको मिलेगा, 2 से दुगुना है 4, 3 से दुगुना है 6, तो हम ऐसे चलेंगे। क्लियर। इसके बाद इधर आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। लिखेंगे त्रिभुज इसमें MP बटा, तो ये MP है तो हम क्या लिखें, ED, क्योंकि हमको ऐसे जाना है तो इधर से नाम लिखेंगे ED। तो MP और ED, MP कितना है, 2 है, ED कितना है, 4 है। अनुपात कितना आएगा, 1/2। क्लियर। उसके बाद में है, अब हमने ऐसे चला है, अब 3 की तरफ जाना है तो 6 यहाँ पर है, तो D इधर की तरफ आएंगे तो लिखेंगे DF बटा, सॉरी पहले DF नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, PL, तब DF। कितना है PL 3 और DF 6, कैंसिल होगा तो इसका भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन हमार भाई यहाँ अगर देखल जाइए कि तो ये हम इधर से जा रहे थे, अब ही नहीं आएंगे, L/M, तो LM बटा, ऐसे गए थे ऐसे, अब ऐसे आएंगे FE। अब बताइए, ये 2.7 है और यहाँ 5 है, कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, ये इतना ही रह जाएगा। तो जब ये इतना रह जाएगा तो हमको यहाँ दिख रहा है क्या, कोई कसौटी काम नहीं कर रहा है, कोई कसौटी काम नहीं कर रहा है। तो जब कसौटी काम नहीं कर रहा है तो लिखेंगे कि ये, अच्छा इसका हम समझ रहे हैं साइड से है, तो हम क्या करेंगे, इनको लिख ही लेते हैं ऐसे, MP बटा
ED बराबर PL बटा DF बराबर LM बटा FE। अब तनी हमको बताइए, ई दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ई बराबर है? नहीं है। नहीं है ना बराबर, ई बराबर नहीं है। जब ई बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब यहाँ पर आपको लिखने का झंझटे नहीं है कि कैसे लिखेंगे, समरूप नहीं है। समझ में आया? आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छा लग रहा है। आइए अब बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 नंबर सवाल भी यहाँ है, 4 नंबर सवाल। यहाँ पर चीज़ को ज़रा समझने का आप प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और जो हमने आपको समझाया है ना उसी पे आधारित है। देखिएगा, यहाँ कितना एंगल बना हुआ है? 70। यहाँ कितना बना हुआ है? 70। यहाँ कितना है? 2.5। और यहाँ कितना है? 5, है ना? 2.5 और 5। यहाँ देखिए, ये 5 से है दुगुना है, क्या है? 2.5 का दुगुना है? नहीं है, लेकिन ये 5 का दुगुना है। और यहाँ 70, यहाँ 70 मिल रहा है। तो हमें को नियम पढ़े हैं एंगल साइड एंगल वाला, क्या सॉरी साइड एंगल साइड वाला। क्या पढ़े हैं कि जो बीच वाला यदि एक कोण क्या हो? बराबर हो, और इसके अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं समानुपातिक हों, तबे का होगा? वो समरूप होगा। तो यहाँ पर ये तो इसके 1/2 में आ रहा है, यानी ये इससे अनुपात बना रहा है, लेकिन ये इससे अनुपात इसके वाला नहीं बना रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? समरूप नहीं होगा। तो आइए करके देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर अगर आप एंगल लिखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम लिखने के लिए अभी आप स्वतंत्र हैं। लिखेंगे त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। एंगल NML बराबर एंगल, अब हम किधर से लिखे हैं? NML लिखे हैं, क्लियर? क्या लिखे हैं? NML लिखे हैं। तो RQP लिखेंगे, RQP ये दोनों एंगल बराबर है। कितना है? 70 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर। तो हम चलते हैं जरा यहाँ से LM। कहाँ चलते हैं? LM से। देखिएगा, तो LM बटा इधर LM चले ना, LM 70 एंगल की तरफ आए हैं तो RQ की तरफ आएंगे। RQ 5/10, 5 कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 1/2। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए, अब हमने कैसा L से M तक गए तो M से N तक आएंगे, तो यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो हम लिखेंगे MN बटा PQ, सॉरी MN ऐसे आए हैं ना, तो QP। क्या लिखेंगे? QP। तो QP लिखेंगे तो ये है 2.5 और ये है 6। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है इससे। एंगल तो बराबर है, एक भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक भुजा बराबर इसके समानुपातिक नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये एंगल बराबर है, तो ये तो सभी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, सीधा डायरेक्ट, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। रूप नहीं है। कोई डाउट? यहाँ से उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ई क्वेश्चन सवाल है, देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। अभी जो पीछे हमने सवाल किया मेरे भाई, उसी पे आधारित सवाल है, बड़ा ही लाजवाब। यहाँ देखिएगा, ये है 2.5, ये है 80 डिग्री एंगल, ये है 3, यहाँ है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री को अंतर्गत करने वाली एक 5 है, एक 6 है।
यहाँ 80 डिग्री को अंतर्गत करने वाली नहीं कोई रेखा है। क्लियर? तो यहाँ आपको दिख रहा है ये 80 डिग्री को अंतर्गत करने वाला है, यहाँ 80 डिग्री का यही दिया है और ये इधर वाला दिया है, ना कि इसको अंतर्गत करने वाला दिया गया है। क्लियर? तो इस तरीके से जो पिछला सवाल हमने बनाया है उसी सेम आधार पर इस सवाल को आप बना सकते हैं और ये समरूप नहीं होगा। यहाँ देखिएगा ई है 70, ई है 80, यहाँ है 80, यहाँ है 30। अब आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, कथी? याद करिए, त्रिभुज का योग गुणधर्म। इस तीनों का योग कितना होता है? 180। इस 70 और 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150। रेस्ट जो बच जाएगा 180 में से 180 लाने के लिए और कितना करना होगा? 30। तो यहाँ वाला एंगल 30 होगा। क्लियर? यहाँ है 30 और 70 जोड़ेंगे तो 110। 180 लाने के लिए और कितना चाहिए? 70। तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा? 70। अब देखिए 80, 30 और 70 यहाँ भी है, 80, 30 और 70 यहाँ भी है। तो एंगल 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 से ही क्या होगा? समरूप होगा दोनों। क्या होगा? दोनों समरूप होगा। तो आप इसको खुद बना सकते हैं। इतने आप योग्य उसी समय से बनाते बनाते हो चले हैं कि आप इसे खुद कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी इस सवाल को मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि सेम टू सेम ये सवाल हमने पीछे किया है। अभी इसको करते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर सवाल। अभी लिखिए त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में DEF, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एंगल। अब एंगल ये E, तो हम दोनों त्रिभुजों में पहले इसे ऐसे नहीं लिखते, पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। त्रिभुज DEF में लिखेंगे त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार, योग गुण धर्म के अनुसार एंगल DEF प्लस एंगल DEF प्लस एंगल FDE प्लस एंगल EFD बराबर 180 डिग्री। यानी बीच में EDF देख रहा है, यानी E एंगल, D एंगल और F एंगल, ये तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री है। तो DEF कितना है? 80 डिग्री प्लस FDE कितना है? 70। फिर प्लस ये पता नहीं एंगल EF और D हमें पता नहीं है, बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 होगा। इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे, 180 में से 150 घटा लेंगे। एंगल EFD बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से ये वाला एंगल कितना आ गया मेरे भाई? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। शायद इस पर हरा वाला विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ये वाला एंगल कितना में मिल गया? 30 डिग्री। क्लियर? यहाँ 30 डिग्री मिल गया। अब इसी तरीके से इस त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, तो इसी प्रकार त्रिभुज PQR में एंगल QPR कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आपका, चूँकि एक का प्रोसेस आपने कर दिया तो दूसरे का आंसर आप लिख सकते हैं। तो 30 और 80 110 हुआ। 180 में से घटाएंगे 110 कितना हो जाएगा? 70। ये एंगल आ गया। तो हमारे पास इस तरीके से अगर देखें तो ये वाला एंगल कितना मिला हमें? 70 डिग्री। कितना मिला? 70 डिग्री मिल गया ये एंगल। तो यहाँ तक चीज़ों को आप समझ गए होंगे उम्मीद है। आइए
अब यहाँ पर चीज़ों को इरेज करते हैं। देखिएगा, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 30 है, ये 80 है। 80 वाला यहाँ पर है, 80 वाला, 70 वाला यहाँ पर है। तो यहाँ 70 वाला था ना, और यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 वाला हमें मिला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एंगल के कसौटी से, एंगल के कसौटी से, जब एंगल के कसौटी पे चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज। अब जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से लिखना शुरू करेंगे, डी ई एफ बराबर नहीं बल्कि वो वाला साइन, समरूप वाला, सिमिलरिटी वाला। यहाँ देखिए, अब डी ई एफ 70 से शुरू करें तो 70 80 की तरफ आए हैं इसमें 70 के बाद, तो 70 से हम भी 80 की तरफ पी क्यू आर लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। और इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, समरूप हो गया। अतः इतना की कसौटी से ये क्या है, समरूप है। क्लियर हो गया आपको? तो उम्मीद है ये 1 नंबर सवाल का, ये जो 6 का 6 सवाल था जिसमें आपको त्रिभुज को समरूप करना था, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब त्रिभुज का जो ये प्रश्नावली आप 6.3 बना रहे हैं, उसके दूसरे चैप्टर पे, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कितना इंटरटेनिंग है, कितना मज़ेदार है, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आने वाला है, खूबे मज़ा आएगा। काहे कि कंसेप्ट में अच्छा है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है डी, सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है आकृति 6.35 में है, कौन सा है, इसी आकृति की बात कर रहा है। त्रिभुज ओ डी सी, ओ के बाद डी और डी के बाद सी, इस त्रिभुज का बात कर रहा है। ये त्रिभुज ओ बी ए ऐसे, यानी इस तरीके से, और ये इस तरीके से समरूप है। क्या है, समरूप है। खूब बढ़िया समझिएगा। तो एंगल बी ओ सी, ये एंगल दिया गया है 125, और एंगल सी डी ओ, और ये एंगल दिया गया है कितना, 70। कह ये रहा है डी ओ सी, बताइए डी ओ सी, यानी इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो पूछ रहा है आपसे। डी सी ओ, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। और ओ ए बी, क्या, ओ ए बी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। 3 एंगल पूछ रहा है। तो खूबे मज़ेदार सवाल है। अभी आपको एगो बात बताएंगे, आप तुरंत पकड़िएगा कि एगो एंगल निकल गया। कैसे, समझिएगा। इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। कह रहा है, दिया क्या गया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, समरूप है। ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के। तो जब इस तरीके से समरूप है ना मेरे भाई, तो ये डी वाला जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर बनेगा। माफ करिएगा, ठीक आ गई है यहाँ पर डी। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, यानी ओ बी ए। अब यहाँ पर देखिए, कहीं ओ बी ए पूछा है आपसे, नहीं पूछा ना, लेकिन हमें पता चल गया। तो लिखेंगे चूँकि एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर 70 डिग्री हो गया। ये पहले आपको 70 डिग्री मिल गया। कौन, ये यहाँ का एंगल आपको मिला, यहाँ वाला एंगल आपको मिल गया कितना, 70 डिग्री। क्लियर। अभी आपसे कह रहा है डी ओ सी, तो यहाँ 70 हो गया। अच्छा, ई 125 है, तो सम्मुख कोण होने के कारण डी ओ ए भी 125 ही होगा। तो लिखेंगे चूँकि
क्योंकि एंगल BOC तथा एंगल AOD सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है, अतः एंगल BOC बराबर एंगल AOD बराबर होगा। अब बराबर होगा तो कितना होगा? 125 डिग्री होगा। यानी यहाँ वाला एंगल भी आपका कितना मिल गया? यहाँ वाला एंगल भी 125 डिग्री और ये मिल गया 70। क्लियर? इस तरीके से मिलते चला जाएगा आपको, तो मिल गया। लेकिन हमारे पास जो सवाल आपको दिया गया है, जिस एंगल को, वो एंगल अभी तक हम नहीं पता चला है हमको, लेकिन अब पता चलेगा। इन सब चीज़ों का ज़रूरत था हमें, तो पता चलेगा। अब ज़रा देखिएगा, अगर ये दोनों सम्मुख कोण बराबर हैं तो ये दोनों भी सम्मुख कोण बराबर ही होंगे। क्लियर? ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्लास आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ये नियम कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद की हुई रेखाओं के आमने सामने यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है? लिखेंगे बिंदु O के लिए, बिंदु O के लिए एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOA हो गया बराबर 360 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री। अब यहाँ ये 360 डिग्री वाला बात समझिएगा। किसी भी बिंदु पर चारों तरफ से जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का कोण होता है। इसके अंदर जो ये कोण बन रहा है, या कितना कोण का बन रहा है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर, यहाँ, तो ऐसे गोला हो जाएगा। गोला हो जाएगा तो 360 डिग्री के बराबर होगा इन चारों कोणों का, इसका जोड़। तो हमने लिख दिया AOD हमको पता है, AOD और BOC ये दोनों पता है। कितना? 125 दोनों। तो हम लिखेंगे ये 125 है और ये भी 125 है। लेकिन ज़रा बताइए, अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे तो किसी एक का नाम हम 2 बार लिख सकते हैं, एंगल DOC। और जब DOC के बराबर BOA है तो इसको भी लिख सकते हैं एंगल DOC बराबर 360 डिग्री। 125 जोड़ने पर कितना होगा? 250। और इस 250 को हम उठा के किधर लेके जाएंगे? 360 के इधर। तो 360 में से 250 जाएगा, कितना होगा? 110। और ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल DOC बराबर 360 माइनस 250। इन दोनों को जोड़ के घटा लिया, इसलिए एंगल DOC। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। तब पहले घट के ही 110 डिग्री होगा, अब भाग में ही 2 आएगा इधर वाला, तो कटा के कितना मिलेगा? 55 डिग्री। कितना मिलेगा? 55 डिग्री। यानी यहाँ वाला कोण भी कितना है? यहाँ वाला कोण भी 55 डिग्री है और यहाँ वाला भी 55 डिग्री है। अब आपसे सवाल पूछा है DOC 55 डिग्री, यानी इसका आंसर आपको मिल गया DOC का। क्लियर? तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। आ गया है तो अगले पर चलते हैं, ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। अब हमको ये दोनों भी मिल गया है, यहाँ वाला, यहाँ वाला। अब यहाँ से एक बात समझिए, त्रिभुज के योग गुण धर्म को हमने आपको पढ़ाया है। तो त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार यदि यह 55 है, 70 है तो ये कितना होगा? ये 70 है, 55 है तो ये कितना होगा? और अगर ऐसा है तो मेरे भाई आप देखिएगा, हम ये बताया गया है आपको कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। शुरू में बताया गया है, यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। जब सवाल में कह रहा है
तो दो गो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ए हमने पढ़ा है समरूपता की कसौटी, तो ए की कसौटी से ये तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो तीसरा हम निकालेंगे क्या? तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ चाहे ओ बी ए में, लिखेंगे त्रिभुज ओ बी ए में, त्रिभुज ओ बी ए में। अब त्रिभुज ओ बी ए में आएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार, योग गुणधर्म के अनुसार। अब त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार हम चलेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कि नहीं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए फिर एंगल प्लस करके एंगल ओ ए बी बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब ये कोण हमको मालूम है कितना, ए ओ बी मालूम है 55 डिग्री। डी ओ सी और ए ओ बी क्या है? ये ए ओ बी या बी ओ ए दोनों बराबर है 55 डिग्री, प्लस ए ओ बी यहाँ पर ए ओ बी लिख दिए, ओ बी ए 70 डिग्री, फिर प्लस ये वाला एंगल हमको मालूम नहीं है, बराबर 180 डिग्री। 70 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125, और 125 को जब इधर लेके जाएंगे तो इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। एक आंसर यहाँ पर आपको मिल गया, एक आंसर यहाँ पर आपको है। क्लियर? तो ये भी कितना होगा? 55 डिग्री। अब जरा देखिएगा कि ये दोनों यदि समरूप त्रिभुज है तो ए इस सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं, आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अब लिखते हैं, चूंकि प्रश्न से त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, इसलिए एंगल सी बराबर एंगल ए। तो एंगल सी बराबर एंगल ए ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में ऐसे नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे? लिखते हैं डी सी ओ एंगल बी ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ। अब बी ए ओ का या ओ ए बी या बी ए ओ सेम एंगल है, कितना डिग्री है? 55 डिग्री। एंगल डी सी ओ बराबर मिल गया ये डी सी ओ। तो लिखेंगे इसलिए एंगल डी सी ओ बराबर 55 डिग्री। क्लियर? तो हमें ये एंगल भी मिल गया, यहाँ निकालने को कहा जा रहा था ये भी मिल गया, और हमको ये भी मिल गया 55 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एंगल प्राप्त कर लिए। ओ ए बी भी मिल गया, डी ओ सी कहाँ है? डी ओ सी हमने ये भी एंगल प्राप्त कर लिया था, और अब हमने डी सी ओ हमने ये भी एंगल प्राप्त करके बता दिया। तो इस तरीके से आपको तीनों का तीनों एंगल का माप मिल गया। यहाँ आंसर हो गया आपका। उम्मीद है कि 2 नंबर सवाल का ये जो डिटेलिंग है ये समझ में आ रहा होगा, और इस डिटेलिंग के साथ साथ आप बहुत सारे कंसेप्ट को भी सीख रहे होंगे। ये ज़रूर, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि यहाँ से चीज़ों को, यहाँ की जो चीज़ें हैं ना मेरे भाई, ये सभी कंसेप्ट बेस्ड हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के,
देखिए ABCD, जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और BD किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, OB। तो हम एक यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, ए है, ये B है, ये D है, ठीक है। अब इनका विकर्ण भी है, A से C तक विकर्ण है और D से B तक का विकर्ण है। ये दोनों क्या दे रहे हैं, विकर्ण दे रहे हैं इस समलंब चतुर्भुज के। अब कह रहा है कि ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ जो है यह O है, क्या है, O है। अब आइए, जब ये O है तो हम यहाँ लिखते हैं, अच्छा दिया हुआ है AB और DC, यानी ये इसके पैरेलल है, ये चीज़ भी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है AB पैरेलल DC। जब ये दोनों दिया है तो हम इसे सॉल्व करने के लिए एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। लिखेंगे भुजा AD तथा BC पर क्रमशः बिंदु E तथा F लेते हैं। E से F को O से होते हुए मिलाएंगे, O से होते हुए मिलाएंगे। क्लियर, ये रचना करना है। आइए रचना कर लेते हैं। यानी कह रहा है यहाँ पर एक बिंदु है जो कि यहाँ से आप एक रेखा खींचिएगा, करिएगा, एक रेखा खींचिएगा तो E वाला बिंदु E होगा, E वाला बिंदु F होगा, BC पर F होगा और AD पर E होगा, और ये O से होते हुए जाएगा। किससे होते हुए जाएगा, O से। तो इस तरीके का एक रेखा खींच लेना, ये रचना करना है। अब रचना करना है तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज, किस में, ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम जो ये खींचे हैं ना मेरे भाई, यह AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। तो लिखेंगे कि ABC में है त्रिभुज AB पैरेलल OF, लिख दिया हमने, त्रिभुज AB पैरेलल OF। तो त्रिभुज AB पैरेलल जब OF होगा तो थेल्स प्रमेय से हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई जो बीच में जो रेखा जो उसको काट रही है, जो कि एक रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, यदि वो इसके समानांतर है तो बाकियों को, ये इनके दो भुजाओं को अनुपातिक रूप से विभाजित करेगी। ये हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AO बटा OC, चाहे OA बटा OC बराबर BF बटा FC, BF बटा FC। ये इक्वेशन एक ठो हो गया। फिर लिखेंगे त्रिभुज,
अब इसमें सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, अब त्रिभुज जब सी डी बी में चलेंगे तो लिखेंगे कि सी डी पैरेलल किसके है, ओ एफ के। ये सी डी पैरेलल है ओ एफ लिखें चाहे एफ ओ लिखें, दोनों सेम बात है। जब पैरेलल होगा तो फिर वही बात है, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ से यहाँ का अनुपात दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिखते हैं ओ बी बटा उस ओ डी, यहाँ पर आगे ओ बी बटा ओ डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। ये इक्वेशन दूसरा हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 तथा 2 से आप लिखिएगा तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर अब हम कुछ घेर रहे हैं तो आप नहीं घेर दीजिएगा। ये बी एफ बटा एफ सी और यहाँ भी बी एफ बटा एफ सी है, दोनों जब बराबर होगा तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्लियर? तो लिखेंगे ओ ए बटा ओ डी बराबर ओ ए बटा ओ सी, सॉरी ओ सी है ना, ये ओ सी है, बराबर ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी। और यहीं आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है ओ ए बटा ओ सी ओ बी बटा ओ डी, ओ ए बटा ओ सी ओ बी बटा ओ डी। क्लियर? उम्मीद है कि ये भी आपको पूरे कंसेप्चुअल ढंग से समझ में आया होगा। काहे समझ में नहीं आएगा, जब आप इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं तो समझ में आइए करेगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आकृति 6.36 में, ये है आकृति 6.36। क्लियर? देखिएगा जरा, आकृति 3.6 है, ये 6.36 कह रहा है क्यू आर बटा एस क्यू। क्यू आर कहाँ है, क्यू से लेके आर तक, क्यू आर बटा एस क्यू, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, अनुपात क्यू टी बटा पी आर। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्यू टी बटा ये पी आर, इसका अनुपात के बराबर है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो इसका अनुपात इसके अनुपात के, सॉरी इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसके अनुपात और इसके अनुपात के बराबर है, ये बात सवाल कह रहा है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। और यहाँ जो एंगल दिया गया, अभी समझ गए होंगे आप, यहाँ जो एंगल दिया गया है, यहाँ जो एंगल दिया गया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी बात आपसे कह रहा है। तब आपको बताना है त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है, टी क्यू आर के समरूप है, ये बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है। यानी पी क्यू एस ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। आइए, तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, कलर बदल लेते हैं जो ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन को लिखेंगे प्रश्न से, चाहे लिखेंगे दिया है, वो वाला चीज़ जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये दिया हुआ है। तथा और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये चीज़ भी दी गई है। ठीक है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिख रहा है। जब यहाँ दिया जा रहा है तो जब आप इसका प्रमाण करिएगा, जब इसको प्रूफ बनाइएगा तो लिखिएगा प्रमाण।
तो जब प्रमाण करिएगा इसका तो आप इस चीज़ को जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे एज इट इज लिखिएगा यहाँ पर QR बटा QS बराबर QT बटा PR। कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को पहले एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ लिखना है PR बटा QS QT बटा QR, खाली इसको एक्सचेंज कर दिए हैं QT बटा QR। ये इक्वेशन हमारे पास में एक हो गया। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब मेरे भाई ये एंगल ये एक और ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि समान कोण की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात आप पहले से जानते हैं। तो लिखेंगे कि चूँकि एंगल एक बराबर एंगल दो, इसलिए QP बराबर PR। ये होता है QP बराबर U। क्यों होता है तो लिख देंगे चूँकि बराबर कोनों की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोनों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोनों की यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर। तो बराबर कोण की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा अब QP बराबर कितना दिया गया है, PR कितना दिया गया है। अब इस PR के जगह पर हम QP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, QP लिख दें। इस PR के जगह पर हम इसकी क्योंकि PR और QP दोनों बराबर है तो PR के जगह पर QP लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे PR के जगह पर QP बटा QS, क्लियर, बराबर QT बटा QR। अब यहाँ देखिएगा QP बटा QS, QP बटा QS, क्लियर। QT यानी ये यहाँ से यहाँ तक बटा QR यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है ना ये PS, ये पैरेलल हो गया किसके, इसके। इस तरीके से PS जो हो गया वो TR के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यानी इस तरीके से PS पैरेलल हो गया TR के। ये बात समझ में आपको आए इतना, चूँकि हम लोग पाइथागोरस में पढ़ा था कि अगर ये अनुपातिक इस तरीके से हैं तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्लियर। अगर पैरेलल ना होता तो अनुपातिक भी ना होता, आता ही नहीं इतना। तो जब इस तरीके से आ गया तो आपको पूछा कि आपको बताना है कि अच्छा अब इन दोनों त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी यदि आप देखें तो ये एंगल 1 नंबर जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कि एंगल Q बराबर एंगल Q, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, कॉमन है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। यह उभयनिष्ठ है, क्लियर। ये वाला एंगल क्या है, दोनों में, बड़े में भी और छोटे में भी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ तक की चीज़ों को आप समझे। जब ये उभयनिष्ठ है मेरे भाई, जब ये उभयनिष्ठ है तो PQS TQR के क्या हो जाएगा, समरूप होगा, क्योंकि एक कोण है, एक कोण पैरेलल है और इसकी भुजाएं समानुपातिक हैं। इसकी भुजाएं क्या हैं, समानुपातिक हैं। तो हम पढ़े हैं साइड एंगल साइड, क्या पढ़े हैं, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से क्या हो गया, यह उभयनिष्ठ समरूप हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइड एंगल साइड के समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQR
टी क्यू सॉरी एस है, समरूप हो जाएगा टी क्यू आर के। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब देखते हैं हम इसके अगला सवाल जो हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसको। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये रहा कुछ। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। क्या एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। एक सेकेंड, ठीक है। ये है P, E है Q, E है R। यहाँ पर एक एंगल हमको बनाना है ऐसा, क्लियर। तो यहाँ जो एंगल है ना मेरे भाई, छोड़िए, ये यहाँ पर देखिए एंगल P, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल, ये P एंगल जो है वह RTS, यहाँ है T और यहाँ है S, यानी इस एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। ये सवाल कह रहा है यहाँ T है, क्यों? क्योंकि QR पर क्या कह रहा है, T बिंदु है। ये T कहाँ है, इस QR पर है। ये PR पर क्या है, S है। तो PR पर क्या है, S बिंदु है। QR पर क्या है, T बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि अगर इस तरीके से है तो RPQ, RPQ RTS के क्या है, समरूप है। ये हमको बता देना है, क्लियर। तो इस तरीके से है एंगल P बराबर एंगल ये। आइए तो लिखते हैं सॉल्यूशन में इसके, लिखेंगे त्रिभुज, सीधा त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में प्रश्न में दिया है एंगल RTS बराबर एंगल QPR। ये क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ पर P बराबर है और एंगल R बराबर एंगल R। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने के कारण जब इसके यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो तीसरा एंगल भी ऑलरेडी क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्लियर। तो एंगल के सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, एंगल के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल की समरूपता कसौटी से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। क्लियर। तो उम्मीद है मेरे भाई कि यहाँ तक की चीज़ों को आप बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़े और समझे होंगे। तकरीबन 1 से सवा घंटा का वीडियो हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि कितना देर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन 1 घंटे के आसपास की वीडियो है और इसे आपने देखा, अपना प्यार दिया और उम्मीद है कि आगे भी आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। मज़ा आया होगा सेशन में तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाइएगा चैनल को, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए वो तुरंत खटाक से आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं इसी तरीके से मज़ेदार सेशन में। इसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके उसके आगे जितने प्रश्न एक सेशन में हो सकते हैं हम करेंगे और फिर आपके सामने वो वीडियो आएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए और साल में 2-4 दिन ही सही लेकिन किसी धर्म स्थल पर अपने जाइए, घूमिए, बड़ा ही सुकून आएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए इसी के साथ राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।